हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल जेई मेंस और एडवांस में इस पे बेस्ड काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेमर्स रूल पर आने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बातें। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपके सामने दो इक्वेशंस लिखी हैं, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस। इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जैसे कि दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हम सब लोग जानते हैं कि रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। तो यहां मैंने लिखी हुई है इक्वेशन दो लाइंस की। एक लाइन की इक्वेशन ये है और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होने का क्या मतलब है। तो अगर हमें कम से कम एटलीस्ट एक भी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मिल जाए जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब अगर हमें कम से कम एक एक्स और एक वाई की वैल्यू मिल जाए जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, तब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब ये कि ये दो लाइंस जिनको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, ये कम से कम एक पॉइंट पर मिल रही हो, या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो जो इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट हो। जैसे कि मान लेते हैं ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस अगर इस तरह से मिल रही हो तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, यानी कि एक पॉइंट ऐसा है जो कि दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस केस में हम बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आपको मिलेगा। इसमें एक बात ध्यान रखें कि अगर ये जो यूनिक सोल्यूशन आपको मिला, यानी कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट अगर ओरिजिन हो, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करने से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 आती है, तो फिर उस सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन एंड सिस्टम को माना जाता है कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरी बात आती है जब दोनों लाइंस ओवरलैपिंग लाइंस हो, एक के ऊपर दूसरी लाइन। तो जब दोनों लाइंस ओवरलैपिंग है तो जितने भी पॉइंट्स एक लाइन पर है वो सारे पॉइंट्स दूसरी लाइन पर भी हैं, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर भी हमें बहुत सारी एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो इस केस में भी सिस्टम ऑफ सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा, बट यहां पर नंबर ऑफ सोल्यूशंस इनफाइनाइट है। यानी कि कंसिस्टेंसी अगर सिस्टम में होती है तो यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि एक सोल्यूशन और एक से ज्यादा सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो अगर आपको x और y की एक भी ऐसी वैल्यू ना मिल पाए जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, तो फिर हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है, तो देखिए अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों लाइंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो पैरेलल लाइंस है ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये जो लाइन की इक्वेशंस है इनमें जो कोफिशिएंट्स है इनमें ऐसी क्या कंडीशन होती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग, मतलब एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट है, या फिर नो सोल्यूशन वाली सिचुएशन है, यानी कि पैरेलल लाइंस हैं। तो देखिए ये हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा होगा, और ऐसे केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ये हम जानते ही हैं, और सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है c1 अपॉन c2 का भी रेशियो। और मान लेते हैं कि अगर c1 अपॉन c2 भी इसी के इक्वल आ जाए, यानी तीनों रेशियोज इक्वल हो, तो उस केस में लाइंस होती हैं ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस। और इस केस में जितने भी पॉइंट्स इस एक लाइन पर हैं वो सारे पॉइंट्स दूसरी लाइन पर भी हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, और तीसरी बात करते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है,
बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट एंड देयर विल बी नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब ही है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं आती हूँ क्रेमर्स रूल पे, जिस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले हम क्रेमर्स रूल को समझेंगे दो वेरिएबल्स की इक्वेशन के लिए, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे तीन वेरिएबल्स की इक्वेशन। सो क्रेमर्स रूल बेसिकली क्या है? क्रेमर्स रूल से हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम अभी टू वेरिएबल्स की इक्वेशन देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्रेमर्स रूल को यूज करके हम कैसे टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्रेमर्स रूल के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स यूज करने होते हैं, तो मैं अभी आपके सामने तीन डिटर्मिनेंट लिख रही हूं, जिसमें से पहला है डी, जो कि एक 2/2 का डिटर्मिनेंट है, और जिसके लिए मैंने एलिमेंट्स लिए हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स जो इक्वेशन में है। तो a1 b1 a2 b2, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट मैं ले रही हूं d1, जिसमें हम क्या करेंगे, d1 डिटर्मिनेंट में x के जो कोफिशिएंट्स हमने यहां लिए उनकी जगह हम कांस्टेंट टर्म c1 c2 ले लेंगे, बाकी b1 b2 एज इट इज। और एक डिटर्मिनेंट हम लेंगे d2, D2 में हम क्या करेंगे, जो D में हमने y के कोफिशिएंट्स लिए थे उनकी जगह हम कांस्टेंट टर्म्स ले लेंगे। तो D2 डिटर्मिनेंट होगा A1 A2 और यहां पर आ जाएगा C1 C2। तो ये तीन डिटर्मिनेंट्स हमने लिखे। अब इसके बाद क्रेमर्स रूल की बात करें तो वो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे D से। तो देखिए हम सबसे पहले D की वैल्यू चेक करेंगे। अगर D की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो अब समझिएगा ध्यान से, D का नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1, ठीक है। और वही सिचुएशन यहां पर थी, A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइंस का इंटरसेक्टिंग होना, यानी कि सिस्टम का कंसिस्टेंट होना विद यूनिक सोल्यूशन। तो अगर D की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ऑब्वियसली सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं। और हम आंसर भी निकाल सकते हैं, यानी कि कौन सी वो x और y की वैल्यू है जो इनको एक साथ सेटिस्फाई कर रही है। वो होगी, x की वैल्यू होगी d1 अपॉन डी और y की वैल्यू होगी d2 अपॉन डी, यानी कि वो यूनिक सोल्यूशन आप निकाल सकते हो ये यूज करके, x की वैल्यू d1 अपॉन डी और y की वैल्यू d2 अपॉन डी। ये कैसे आया, ये भी आप लोअर क्लास में जब आप दो वेरिएबल्स की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था। तो याद कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप x की वैल्यू यही लेते थे। देखिए d1 क्या है, c1 b2 माइनस c2 b1 और d a1 b2 माइनस a2 b1, और इस तरीके से y की वैल्यू। तो अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा, x की और y की क्या वैल्यू आएगी वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ d1 और d2 दोनों की वैल्यू 0 आ जाती है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और जब x और y दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तब क्या होगा। तो देखिए d की वैल्यू 0 आने का मतलब a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। अब a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1 इस केस में भी हो रहा है, a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1, और इस केस में भी हो रहा है a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1, यानी कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटी d इक्वल टू 0 वाले केस में आ जाती है। तो यहां हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा d1 और d2 की वैल्यूज कैसी आ रही हैं। अगर एटलीस्ट कोई एक भी, एटलीस्ट वन ऑफ d1 और d2 इज नॉन जीरो, तो देखिए d1 या d2 का नॉन जीरो होने का क्या मतलब है, जैसे इसके नॉन जीरो होने का क्या मतलब है, c1 b2 इज नॉट इक्वल टू c2 b1। अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब c1 b2 इज नॉट इक्वल टू c2 b1, और वो चीज आपको देखो यहां दिख रही है, c1 b2 इज नॉट इक्वल टू b2 c1। या अगर d2 जीरो हो जाए तो a1 c2 इज नॉट इक्वल टू a2 c1, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। तो d1 या d2 में से कम किसी एक का नॉन जीरो होना ये वाली सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है
इसका मतलब ये चीज शो करती है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, नो सोल्यूशन होगा। ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो इसका मतलब है कि लाइंस पैरेलल होंगी। तो अगर डी 0 है लेकिन D1 D2 में से कम कोई एक भी नॉन जीरो है तो सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट विद नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। और अगर आपने डी को चेक किया कि वो जीरो आ गया और यहां आपके D1 D2 भी जीरो आ जाए, इसको मैं यहां लिख देती हूं कि इफ D1 एंड D2 ये भी जीरो आ जाए, तो D1 और D2 दोनों के ही जीरो आने का क्या मतलब हुआ कि C1 B2 इज इक्वल टू C2 B1। वो देखिए यहां हो रहा है। और इसी तरीके से D2 के जीरो आने का मतलब A1 C2 इज इक्वल टू A2 C1, जो कि देखिए इन दोनों के इक्वल होने वाली बात हो रही है। तो इसका मतलब D1 D2 अगर सभी जीरो आ जाए तो ये शो करता है इस वाली सिचुएशन को, यानी लाइंस का ओवरलैपिंग होना, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होना, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है क्रेमर्स रूल दो वेरिएबल की इक्वेशन के लिए। अब हम समझते हैं तीन वेरिएबल की इक्वेशन, बट उससे पहले मैं आपको एक दो बातें तीन वेरिएबल की इक्वेशन से रिलेटेड समझाना चाहती हूं, उसके बाद हम आएंगे क्रेमर्स रूल पर। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये भी मैंने आपके सामने दो इक्वेशंस लिखी हैं, लेकिन इस बार ये दोनों ही इक्वेशन तीन वेरिएबल्स में है, एक्स वाई और जेड में, और लीनियर इक्वेशन है। तो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन तीन वेरिएबल्स की रिप्रेजेंट करती है एक प्लेन सरफेस को। तो इसका मतलब यहाँ पर दो प्लेन सरफेसेस हैं, क्योंकि मैंने आपको दो इक्वेशंस लिख के बताई हुई हैं। अब ये दो प्लेन सरफेसेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो सकती है, इनमें क्या किस तरह का नेचर हो सकता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज ये दो प्लेन सरफेसेस हम ले लेते हैं, इसके रेफरेंस से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों प्लेन सरफेस आपस में पैरेलल हो इस तरह से, या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों सरफेस इंटरसेक्टिंग हो। लेकिन जब भी दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्टिंग होंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक लाइन है जिस पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो प्लेन्स जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो ओवरलैपिंग हो, एक प्लेन पे ही दूसरा प्लेन हो। तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं। अब हम इन कोफिशिएंट्स के थ्रू समझते हैं कि क्या कंडीशन होती है कोफिशिएंट्स पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि प्लेन्स जो है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या ओवरलैपिंग है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको टू वेरिएबल्स के लिए लाइन के केस में बताया था, सेम वैसी ही बात हम यहाँ करेंगे। हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये रेशियोज निकालेंगे। अगर इनमें से कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं है, इफ एनी टू ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो वो इंडिकेट करेगा कि प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इनमें से कोई दो भी आपस में अनइक्वल है तो प्लेन्स इंटरसेक्टिंग होंगे। लेकिन अगर ये सब आपस में इक्वल हो जाएं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएं, तो फिर हम D1/D2 वाला रेशियो भी चेक करेंगे। अगर D1/D2 भी रेशियो इसी के इक्वल आ जाता है, मतलब ये चारों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, तो ये शो करता है कि प्लेन्स जो है वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग प्लेन्स को आप कोइंसिडेंट प्लेन्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 but not equal to D1/D2, ये तीनों तो इक्वल है लेकिन D1/D2 इस जो रेशियो है वो इनके इक्वल नहीं है, तो वो कंडीशन होती है प्लेन्स के पैरेलल होने की। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स पर, यानी कि तीन वेरिएबल्स की तीन इक्वेशंस देखेंगे और उनमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की भी बात करेंगे और क्रेमर्स रूल की भी बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने तीन इक्वेशंस लिखी हैं एक्स वाई और जेड में। तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है या सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रेमर्स रूल यूज करेंगे। तो क्रेमर्स रूल के लिए हमें, जैसे हमने दो वेरिएबल्स के लिए डिटर्मिनेंट्स लिखे थे D1 और D2, बिल्कुल सेम वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल बढ़ गया तो यहाँ एक डिटर्मिनेंट भी बढ़ जाएगा, और वहां दो वेरिएबल्स के लिए 2/2 के डिटर्मिनेंट्स बने थे, तो यहाँ तीन वेरिएबल्स है तो यहाँ 3/3 के डिटर्मिनेंट्स हम लिखेंगे।
जिसमें से पहला डिटर्मिनेंट है डी, जो कि एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स को हम एलिमेंट्स लेके बना रहे हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बना लिया। एक डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे d1। d1 के लिए हम क्या करेंगे, इस d में जो x के कोफिशिएंट्स थे उनको रिप्लेस करके इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो लिख देंगे, d1 d2 d3। बिल्कुल इसी तरीके से d2 के लिए हम d वाले डिटर्मिनेंट में से y के कोफिशिएंट्स हटा के d1 d2 d3 डाल देंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स। और d3 के लिए भी हम इसी डिटर्मिनेंट में से c1 c2 c3 को रिप्लेस करके d1 d2 d3 रख देंगे। तो इस तरह से हमने 4 डिटर्मिनेंट्स लिखे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले d की वैल्यू चेक करेंगे। अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, नॉन जीरो वैल्यू आती है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये तीनों प्लेन्स एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। कुछ इस तरह से सिचुएशन है, मैं आपको समझाती हूँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैंने 3 प्लेन्स लिए, तो देखिए 2 प्लेन्स इस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है, और तीसरा प्लेन मैं अगर यहाँ लगा दूं, ये देखिए 3 प्लेन्स मैंने ऐसे लिए हैं, एक ये रेड, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। तो ये तीनों प्लेन्स आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है इस पर मिल रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है। अब अगर ये पॉइंट 0,0,0 आ जाए, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 आ जाए, तो फिर यही सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो d नॉट इक्वल टू 0 का मतलब तीनों प्लेन्स एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा। और वो सोल्यूशन क्या होगा वो निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला। x की वैल्यू होगी d1 अपॉन d, यानी दिस अपॉन दिस, y की वैल्यू होगी d2 अपॉन d और z की वैल्यू होगी d3 अपॉन d, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपने d की वैल्यू निकाली और वो 0 निकली, तो अब मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा कि अगर d की वैल्यू 0 निकलती है तो आप क्या कीजिए, पहले ये चेक कीजिए कि आपको जो इक्वेशंस गिवन है उनमें से कहीं भी कोई 2 प्लेन्स आपस में पैरेलल तो नहीं है। मतलब वो पेयर वाइज आप चेक कीजिए कि प्लेन्स आपस में पैरेलल तो नहीं है। अगर वो कोई भी प्लेन किसी के पैरेलल नहीं है तो फिर हम आगे की बात करेंगे। और अगर पता चला कि ये प्लेन्स में से कोई 2 भी आपस में पैरेलल है तो हमें क्रेमर्स रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रीट कर लेंगे। जैसे समझिए कि अगर 2 प्लेन्स पैरेलल है, तीसरा नहीं है, जैसे इस तरह से मैं आपको समझा देती हूँ कि सपोज ये 2 प्लेन्स पैरेलल है, ये रेड और ऑरेंज, और तीसरा नहीं है। देखिए जैसे कि इस तरह से सिचुएशन हो कि 2 प्लेन्स पैरेलल है लेकिन तीसरा नहीं है, तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम इजीली कह सकते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन है। या फिर अगर तीनों ही प्लेन्स आपस में पैरेलल हो, तीनों प्लेन है तो भी कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी फिर से सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों प्लेन्स ओवरलैपिंग हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकली आप उस केस में इंटरप्रीट कर पाओगे अगर इनमें से कोई 2 भी आपस में पैरेलल या ओवरलैपिंग निकलते हैं, ठीक है। तो अगर d इक्वल टू 0 आता है तो पहले हमें ये चेक करना चाहिए। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि पहले हमें ये वाली बात चेक करना चाहिए, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगी 2 मिनट बाद। पहले आप आगे की बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने चेक किया और ये प्लेन्स आपस में पैरेलल या ओवरलैपिंग नहीं निकलते, तो अब हम आगे चेक करेंगे d1 d2 और d3 की वैल्यूज। अगर d1 d2 d3 में से कम कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता है, मान लीजिए ये 2 जीरो आ भी गए और ये नॉन जीरो आ गया, कम से कम कोई एक नॉन जीरो आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, यानी कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो तीनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। ज्योमेट्रिकली ये बात क्या इंडिकेट करती है वो समझिए। ये प्लेन्स इस तरह से लोकेटेड होते हैं, ये जो हट बनाई है मैंने आपको, दिख रही है 2 प्लेन्स ऐसे हैं और एक नीचे है। तो इस तरह से अगर प्लेन्स होते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो तीनों प्लेन्स को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो, तो एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब d 0 होता है, जबकि d1 d2 d3 में से कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक नॉन जीरो होता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा कि इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ d1 और d2 और d3 इज नॉन जीरो देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सोल्यूशन, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। इसके बाद हम बात करते हैं कि d0 आया और d1 d2 d3 तीनों जीरो आ गए, तो अब इस केस में क्या होगा। तो ज्योमेट्रिकली इस केस में क्या हो रहा होता है वो समझिए। ये देखिए, ये 3 प्लेन्स मैंने इस तरह से लिए हैं, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन। ये आप अपनी जो भी आपकी कॉपी है उसके 3 पेजेस उठा करके भी इस तरह से बना के देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्लेन्स है तो देखिए तीनों प्लेन्स एक लाइन है जिस पर मिल रहे हैं, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन,
ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो तीनों प्लेन्स पे लाई कर रहे हैं, तो कितने कॉमन पॉइंट्स हैं इनमें, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं। तो ये इस केस में होता है जब डी भी जीरो हो, D1 D2 D3 तीनों जीरो आ जाए, तो प्लेन्स किस तरह से ज्योमेट्रिकली होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया। सो ये क्रेमर्स रूल होता है। अब आते हैं इस बात पे कि जो मैंने आपसे बोला कि अगर डी जीरो आ जाए तो आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि प्लेन्स आपस में पैरेलल तो नहीं है। उसका रीजन मैं बताती हूँ कि अभी मैं आपके सामने तीन प्लेन्स की इक्वेशन लिखती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। देखिए इस केस में अगर आप d निकालोगे तो d तो x y z के कोफिशिएंट से बनता है और वो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि वो तो जीरो आ जाएगा। अब d जीरो आ गया तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपने ये चेक नहीं किया, ठीक है, और आप सीधे इस पर आ गए और आपने D1 D2 D3 निकाला, तो देखिए यहाँ पर D1 D2 D3 की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो D0 D1 D2 D3 तीन सब जीरो। तो आप क्रेमर्स रूल से आप ये बोल दोगे कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए अगर आप चेक करें तो ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल है, इनफैक्ट तीनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं। और जब तीन प्लेन्स आपस में पैरेलल है तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो उन तीनों में हो, यानी कि एक्चुअली इसमें नो सोल्यूशन है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर डी जीरो आ जाए तो पहले ये चेक करो कि प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली वहां से जो कंडीशन आएगी पहले वो चेक करेंगे हम। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हम क्रेमर्स रूल पे जाएंगे। अगर आप सीधे क्रेमर्स रूल पे चले गए तो अभी आपने देखा आप गलत आंसर दे आए। इसलिए पहले ये चेक कीजिए कि कहीं प्लेन्स पैरेलल या कोइंसिडेंट तो नहीं है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगी जिससे आपको ये जो क्रेमर्स रूल अभी हमने समझा ये और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus py plus 6z equals to 8, x plus 2y plus qz equals to 5, x plus y plus 3z equals to 4 has unique solution, no solution, infinite number of solutions। यानी कि यहाँ आपको तीन इक्वेशंस में के कोफिशिएंट्स में अननोन्स दे दिए हैं p और q, और आपको उन अननोन्स की वैल्यू p और q की वैल्यू निकालनी है। इन सिचुएशन पर p और q की क्या वैल्यू होगी जब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन हो, क्या वैल्यू होगी p और q की जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन हो, और उस सिचुएशन में p और q की क्या वैल्यू होगी जब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। यानी कि यहाँ पे तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक तरह से एक क्वेश्चन में। तो क्रेमर्स रूल जैसे कि अभी हमने सीखा उसके लिए हम जानते हैं कि हम चार डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, d d1 d2 d3। तो वो लिख के मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूं और वो आप भी कर सकते हैं। तो d की वैल्यू आएगी p माइनस टू इंटू क्यू माइनस 3। जब आप d1 निकालोगे तो वो आता है p माइनस टू इंटू 4q माइनस 15, d2 निकालोगे तो वो आ जाता है 0 और d3 निकालोगे तो वो आता है p माइनस 2। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि यूनिक सोल्यूशन की बात करें तो कंडीशन क्या होती है यूनिक सोल्यूशन की, कि d मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। d नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन की। तो देखिए इसमें अगर हम फॉर यूनिक सोल्यूशन इसमें d नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, विच एम्प्लाइज p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट जीरो ना आए इसके लिए दोनों को इंडिविजुअली नॉन जीरो होना पड़ेगा। दो नॉन जीरो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तभी तो नॉन जीरो आएगा। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ गई कि p माइनस 2 भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड q माइनस 3 भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन आ गई कि p 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए और q 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि p की वैल्यू हो गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, यानी कि p नॉट इक्वल टू 2, एंड q की वैल्यूज आ गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, जिसको आप q नॉट इक्वल टू 3 भी कह सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का यूनिक सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जैसा कि हमने क्रेमर्स रूल में देखा, ये सिचुएशंस तब आती हैं जब d जीरो होता है। तो हम पहले d को जीरो से इक्वेट करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है। तो अगर हम इसमें d को जीरो से इक्वेट करते हैं सेकंड या थर्ड के लिए, तो आप देख सकते हो कि d के जीरो होने का मतलब p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3 का जीरो होना, एंड दिस इंप्लाइज कि या तो p की वैल्यू 2 होगी या q की वैल्यू 3 होगी। अब एक बार इंडिविजुअली बात कर लेते हैं कि p की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगा, और क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है यानी ईदर और वाली सिचुएशन है, और q की वैल्यू 3 होगी तब क्या होगा। तो देखिए अगर p की वैल्यू 2 है
तो जैसे कि मैंने आपसे क्रेमर्स रूल समझाते टाइम भी कहा था कि अगर डी 0 आ जाता है तो हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि कहीं गिवन प्लेन्स जो है वो आपस में पैरेलल या ओवरलैपिंग तो नहीं है। तो हम p की वैल्यू 2 को इसमें रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि प्लेन्स कैसे हैं। तो देखिए जैसे ही आप p की वैल्यू 2 यहाँ रखोगे तो आप देख पा रहे हो 2x plus 2y plus 6z equals to 8 एंड x plus y plus 3z equals to 4। ये दोनों प्लेन्स ओवरलैपिंग प्लेन्स हो जाएंगे। 2/1 रेशियो इज 2, p की वैल्यू आप 2 रख रहे हो तो 2/1 अगेन रेशियो इज 2, 6/3 रेशियो इज 2, 8/4 रेशियो इज 2। यानी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 एंड d1/d2 सब आपस में इक्वल है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड प्लेन आपस में ओवरलैपिंग प्लेन्स है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये दो प्लेन्स तो ओवरलैपिंग है और तीसरा इस तरह से कोई अलग ही प्लेन। ये जो लाइन है जिस पर ये तीसरा प्लेन आकर इनको मिलता है, ये लाइन, इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इन तीनों प्लेन्स पर लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि p के 2 होने से हमने चेक करके देखा और हमें ज्योमेट्रिकली ही पता चल गया, हमें क्रेमर्स रूल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें ये पता चल गया कि p अगर 2 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या कंडीशन आई कि p इज इक्वल टू 2, और उस केस में q कुछ भी हो सकता है, q कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि तीसरा तो कभी भी इनके साथ आपस में इक्वल रेशियो नहीं आ रहा है, क्योंकि 8:5 तो अलग रेशियो है, 2:1 अलग रेशियो है। अब हम बात करते हैं कि अगर q 3 होगा तब क्या सिचुएशन होगी। और यहां ध्यान रखिए जिस टाइम हम q को 3 रख रहे हैं p नॉट इक्वल टू 2 बोल रहे हैं, क्योंकि p के 2 के इक्वल होने वाली बात हम अलग से कर चुके हैं। यानी फिलहाल हम सिचुएशन ले रहे हैं कि q को हम 3 रख रहे हैं एंड p इज नॉट इक्वल टू 2। तो जैसे आप q को यहाँ 3 रखोगे और p 2 के इक्वल नहीं है, तो आप देख सकते हो कि कोई भी प्लेन किसी के पैरेलल या ओवरलैपिंग नहीं है। अब जब नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्रेमर्स रूल से चेक करेंगे। तो देखिए कि अगर आप q की वैल्यू 3 रखते हो तो हम d1 d2 d3 की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे आप 3 रखोगे और p 2 के इक्वल नहीं है तो d1 नॉन जीरो आ गया। इसी तरीके से आप d2 तो जीरो है ही और d3 नॉन जीरो है, क्योंकि हम बोल रहे हैं p नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ आप देख रहे हो कि d1 और d3 नॉन जीरो है जबकि d जीरो है। तो फिर क्या सिचुएशन होती है, इसका मतलब यहाँ पर नो सोल्यूशन है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, फॉर नो सोल्यूशन हमने क्या चेक किया कि q की वैल्यू तो 3 है, p नॉट इक्वल टू 2 है। तो अगर ऐसा होगा तो d1 और d3 नॉन जीरो आ जाएंगे और उस वजह से नो सोल्यूशन आएगा। तो समझ आया आपको कि किस तरह से हमने क्रेमर्स रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 3 वेरिएबल्स का ही एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूं और वो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो चलिए पहले वो देखते हैं। तो देखिए ये भी मैंने आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखी हैं, a1x plus b1y plus c1z equals to 0 और a2 b2 c2 कोफिशिएंट्स के साथ और a3 b3 c3 कोफिशिएंट्स के साथ। यहाँ पे मैंने तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट जो है वो 0 लिया है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि मैं इसको होमोजीनियस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन को देखो तो उसमें जितने भी टर्म्स हैं सब में पावर सेम है। ये भी पावर 1 के साथ, ये भी पावर 1 के साथ, ये भी पावर 1 के साथ, और यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर जब आप d1 d2 d3 लिखोगे तो d1 लिखते टाइम आप पहला कॉलम 0 0 0 लिखोगे, d2 लिखते टाइम आप सेकंड कॉलम 0 0 0 लिखोगे और d3 के लिए आप थर्ड कॉलम 0 0। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि इस केस में d1 d2 d3 तो 0 आएंगे ही। ठीक है, तो d1 d2 d3 0 आ गए। तो अब हम d की बात करते हैं। अब सोचिए कि अगर d नॉन जीरो आता है, तो अगर इसका d नॉन जीरो आता है तो d के नॉन जीरो होने का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन होना। और वहां पर हमने देखा था x y z की वैल्यू होती है d1/d, d2/d और d3/d। तो अगर d1 d2 d3 ये सभी जीरो हैं तो x y z की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, और जब तीनों वैल्यू जीरो आ जाएंगी तो इसका मतलब वो सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में अगर d नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, वो भी ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, यानी एक ही सोल्यूशन होगा 0 0 0। इसका मतलब ये तीनों प्लेन्स एक ही पॉइंट ओरिजिन पे मिल रहे होंगे। और d इक्वल टू 0 के केस में जैसे कि मैंने आपको समझाया कि तीन प्लेन्स इस तरह से होते हैं, एक लाइन पर मिलते हैं,
यहाँ नीचे जो लाइन है उस पर ये तीनों प्लेन्स मिल रहे हैं। तो d अगर इक्वल टू 0 है तो उस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो इन तीनों प्लेन्स के कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से एक पॉइंट 0,0,0 भी होगा, यानी कि एक 0,0,0, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे जो आंसर्स होंगे वो नॉन ट्रिवियल होंगे। ठीक है, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वो ये होता है कि आप कभी भी अगर इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन देकर के बोला जाए कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब बहुत ही क्लियरली आपको एक ही कंडीशन लगानी है, d इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में तो एक ही सोल्यूशन आ रहा है और वो भी ट्रिवियल। तो अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन देकर के आपसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब आपको क्या कंडीशन लगानी है कि d को 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं जिनमें सिर्फ एक 0,0,0 है, बाकी सब तो नॉन ट्रिवियल ही होते हैं ना। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि अभी मैंने जो बात बोली है उस पे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द प्लेन्स, तीन आपको प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है जिनके कोफिशिएंट्स में k इन्वॉल्व है, kx प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 0, 4x प्लस ky प्लस 2z इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। ये जो तीनों प्लेन्स हैं इंटरसेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो तीन प्लेन्स एक स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसको डायरेक्टली भी बोला जा सकता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या इसी सवाल को पूछने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि देखिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो उसी केस में आएगा जब d की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के कितने सारे तरीके हैं, तो इन सब के लिए आपको क्या कंडीशन लगानी है कि इसमें d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो अब हम इसमें d निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर देंगे और वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये है k 4 1, 4 k 2 2 2 1, और आप इस डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो समझ आया आपको क्रेमर्स रूल, और उस पे बेस्ड एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन मैंने आपको करके बताए। क्रेमर्स रूल पे बेस्ड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो कोई बात, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए